शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कालसर्प योग के बारे में बताया था कि कालसर्प योग राहु और केतु के द्वारा बनाया जाता है और ये जो योग होता है एक गंभीर किस्म का आपकी कुंडली में योग होता है जो आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर बनाया जाता है। ये योग गंभीर होने के साथ साथ बहुत प्रभावी भी होता है क्योंकि इस योग में होता है क्या है, सारे ग्रह जो है राहु और केतु के ग्रिप में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर जब आप किसी की कैद में आ जाएंगे तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। उसी प्रकार से ये ग्रह भी अपनी स्वतंत्रता को खो देती हैं क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री ग्रह हैं और जो बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो कभी वक्री और कभी मार्गी होते हैं। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह वक्री और मार्गी होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं क्योंकि बाकी जब ये जो ग्रह हैं राहु केतु है ये पाप ग्रहों में गिने जाते हैं, छाया ग्रहों में गिने जाते हैं और पाप ग्रहों में गिनने के कारण इनकी दृष्टि भी शुभ नहीं मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि भी पाप में हो जाती है जिससे जातक को जब कुंडली में अन्य ग्रहों के ऊपर जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो जातक का जीवन दुखदायी हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि जैसे राहु और केतु है हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं और एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर ही हमेशा बैठे रहते हैं। अतः इस समय से अगर आप देखेंगे तो 6 कुंडली में जो 6 भाग होते हैं, यदि अगर मैं इसको हाफ कर देती हूँ 12 भाग में, तो ये वाले भाग में अगर सारे ग्रह ये वाले भाग में आ जाते हैं तो उस समय ग्रहों की भी मुसीबत हो जाती है क्योंकि सभी ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। अब मान लीजिए अगर राहु और केतु है इनकी दृष्टि होती है जो 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है, लेकिन अन्य दृष्टियां भी होती हैं। तो ये सारी दृष्टियां यहाँ पर ही रहेंगी। आप 9वीं दृष्टि नहीं गिन सकते हैं, 5वीं दृष्टि तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है राहु की 9वीं दृष्टि नहीं आप काउंट कर पाएंगे, केतु की 9वीं दृष्टि वहाँ पे काउंट हो जाएगी। बाकी ग्रहों की जो सप्तम दृष्टियाँ होती है क्योंकि सप्तम दृष्टि तो एकदम सामने पड़ती है, तो जो बाकी ग्रह है उनकी सप्तम दृष्टि वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से ग्रहों का जो अपनी पावर होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है, चाहे कितने भी जैसे मैंने बताया हुआ है शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा है, ये सब जो हैं शुभ ग्रहों में माने गए हैं, लेकिन जब इनकी अपनी दृष्टियां जो पूर्ण दृष्टियां होती हैं वही सब वेस्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए जातक की कुंडली जो है बहुत परेशानी में होती है और जिसके कारण उनकी ज़िंदगी भी परेशानी में ही जाती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा मत कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कालसर्प योग, विपरीत कालसर्प योग और लास्ट आंशिक कालसर्प योग। क्या सचमुच में ये होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे बनते हैं? कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है और उसमें से कौन से वाले, चाहे कालसर्प योग है, विपरीत कालसर्प योग है, इन दोनों में से कौन से योग कब आपको प्रभाव देने वाले होते हैं और आंशिक कालसर्प योग के बारे में जो बताने वाली हूँ कि सचमुच में ये योग होता है, बनता है तो कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुंडली का एक चार्ट बनाया है और कुंडली के चार्ट में अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने नंबर डाल दिए हैं ताकि ये नंबर इसलिए डाले हुए हैं आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो कालसर्प योग है और विपरीत कालसर्प योग है ये बनेगा कैसे। आपका लगन का नंबर कुछ भी हो सकता है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि राहु और केतु हो सकता है अगर राहु केतु आपके यहाँ पे और यहाँ बैठे हो तो सारे ग्रह आपके नीचे आ जाएंगे, अगर राहु के या सारे ग्रह आपके ऊपर हो जाएंगे या लेफ्ट में सारे आ जाएंगे या राइट में सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये कालसर्प योग अलग अलग तरीके से बनेंगे। अब उस समय अगर शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो शास्त्रों में कालसर्प योग की 1 या 2
गणनाएं नहीं की गई हैं। उन्होंने तो कहा गया है कि अगर आप काल सर्प योग को अगर ध्यान से देखने लगे तो कम से कम 200 से 300 तक के योग निर्माण हो जाते हैं। कुंडलियों में अलग अलग योग का अलग अलग प्रभाव जातक को मिलने लगता है और कहीं ना कहीं इसी कारण से जब भी काल सर्प योग बनता है तो लोग अपनी जिंदगी में हाहाकार ही उनकी ज़िंदगी हो जाती है, उसी से वो परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो 2 प्रकार के काल सर्प योग हैं, जिसमें एक होता है काल सर्प जिसमें कहा जाता है जैसे राहु और केतु। ये आप ध्यान से देखिए, ऊपर राहु है, नीचे केतु है। अगर राहु और केतु से 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर के बीच में इस तरफ में सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, जितने भी अन्य 7 ग्रह हैं, तो ये वाला जो योग आपका बन जाता है इसको हम काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग में, और ये योग बदलता भी है, जब ये वाला काल सर्प योग होता है फिर उसके बाद दूसरा योग बनता है विपरीत काल सर्प योग। अब विपरीत काल सर्प योग कैसे बनेगा? यहाँ पे नीचे केतु है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो जितने भी सारे ग्रह हैं उस तरफ आ जाते हैं, तब जाकर के ये आपका विपरीत काल सर्प योग बन जाता है। अगर राहु और केतु इस तरह से हैं, लेकिन मान लीजिए राहु ऊपर नहीं है, यहाँ पर राहु की जगह केतु आ गया और केतु की जगह में राहु आ जाता है, ये केतु हो गया और ये राहु हो गया। अब ये योग चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? केतु ऊपर है, क्योंकि आप सबको पता है शास्त्रों में बताया गया है कि जो राहु है वो सांप का सिर है और केतु जो है वो सांप की पूंछ है। इंग्लिश में ड्रैगन, हेड ऑफ ड्रैगन और टेल ऑफ ड्रैगन का नाम राहु और केतु को दिया गया है। तो जब कोई ग्रह मुख की तरफ आता है तो उस समय ग्रह की जो पोजीशन होती है बहुत टाइट हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम में, बहुत जकड़ में आ जाता है। यानी अगर आप देखेंगे, अगर आपने सांप को पकड़ के रखा है, अगर आप सांप के मुख की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा भय लगेगा, क्योंकि पता नहीं वो सांप कब आपको डस ले। लेकिन वहीं पर अगर आप सांप की पूंछ की तरफ अगर आप जाते हैं तो फिर भी आप एक सिक्योरिटी में रहते हैं कि मैंने पूंछ पकड़ के रखी है तो पूंछ अब आगे तक भी जाएगी, तो एटलीस्ट पकड़ के रखूंगा तो सांप अगर मुझे डसने की कोशिश करेगा तो किसी न किसी तरीके से मैं अपने आप को बचा लूँगा। तो होता यही है कि जब केतु सांप है, ये पूंछ है और ये मुख है, तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबरों में केतु ऊपर है राहु नीचे है, तब यहाँ पर अगर आता है सारे ग्रह आ जाते हैं, तब ये बन जाएगा फिर से विपरीत काल सर्प योग। और अगर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 इस तरफ सारे ग्रह चले जाएंगे तब ये बन जाएगा फिर से काल सर्प योग। तो इस तरह से 4 प्रकार से ये योग आपके बदल गए, इनका भी प्रभाव बहुत अधिक होता है। अब इसी तरह से ही आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाला ग्रह ऊपर है। अगर मैं ऐसे करती हूँ, अगर राहु इधर है और केतु इधर है तो इन राहु के मुख के नीचे सारे आ जाएंगे, तो फिर वो आपका काल सर्प योग बन जाएगा। लेकिन अगर केतु इधर है और राहु इधर है तो वो आपका विपरीत काल सर्प योग बन जाएगा। पूंछ से मुख तक स्टार्ट होता है वो विपरीत काल सर्प योग, और मुख से पूंछ तक अगर जो स्टार्ट होता है वो काल सर्प योग की संज्ञा में गिना जाता है। अब इसके जो अगर हम भाव गिनने लगते हैं, यानी कितने प्रकार से ये जो ग्रह है फल देता है, तो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशियों को जब आप 27 नक्षत्रों के साथ गुणा कर देते हैं तो उस समय 12 × 27 करेंगे तो टोटल बन जाता है 324। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कि आप काल सर्प योग को आप एक नहीं गिन सकते हैं, इसके 332 प्रकार के योग बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें नक्षत्रों का प्रभाव भी आ जाएगा, उसमें राशियों का प्रभाव भी आ जाएगा, उसमें अंशों का प्रभाव भी आ जाएगा, और ये सारे भेद जब मिलेंगे तो ये उपभेद बन जाते हैं। और इन्हीं के कारण फिर आगे हम लोग जो है प्रेडिक्शन करते हैं। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिंपली आप इतना नहीं कह सकते कि सिर्फ आपका काल सर्प योग बन गया और आप ये पूजा कर लीजिए। ये चीज़ें देखी जाती हैं, तभी जाकर के आपका काल सर्प योग का जो सही जो उपाय होता है फिर आपको आगे बताया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है, ये तो अब आपको समझ में आ गया काल सर्प योग और विपरीत काल सर्प योग। उसके बाद मैं अब बताने वाली हूँ आंशिक काल सर्प योग, और फिर मैं ये आपको बताऊंगी कि जो विपरीत काल सर्प योग और ये जो काल सर्प योग है ये असर कैसे करता है, कब से करना शुरू करता है। आंशिक काल सर्प योग के बारे में
वैसे तो अगर आप देखेंगे राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। अगर आप टेक्निकली अगर इस चीज़ को सोचने की भी कोशिश कीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि काल सर्प योग बनता है राहु और केतु के बीच में। जैसे ही सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये आपका काल सर्प योग बन जाता है। लेकिन अगर कई लोगों का यहाँ तक है, ऋषियों का मानना है कि राहु और केतु की परिधि से यहाँ से अगर यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा अगर बाहर चला जाता है तब ये आंशिक काल सर्प योग बन जाएगा। या कोई भी ग्रह, खासकर चंद्रमा को ज़्यादा गिना गया है और सूर्य को गिना गया है क्योंकि इनसे जो है आपस में ग्रहण लगता है, तो इसीलिए इनको गिना जाता है कि अगर इनकी परिधि से बाहर हो जाए तो इसका मतलब है कि हाँ, इनके ऊपर आंशिक काल सर्प योग लगा हुआ है, जो कि बाकायदा शास्त्रों के अनुसार भी अगर आप देखेंगे और टेक्निकली भी सोचेंगे तो ये गलत है। क्योंकि राहु और केतु की परिधि को क्रॉस करके अगर सारे ग्रह इस लाइन पे हैं और मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य आ गया, यहाँ बुध आ गया, यहाँ मंगल आ गया, यहाँ गुरु आ गया, यहाँ शुक्र आ गया, साथ में यहाँ शनि आ गया मान लीजिए, तो और यहाँ पे चंद्रमा लगा लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए। अब ये 9 के 9 जो ग्रह है केतु और राहु के विपरीत साइड इस तरफ आ गई हैं, राइट साइड पे आ गई हैं, ये पूर्ण रूप से आपका काल सर्प योग बन जाएगा। लेकिन केतु ऊपर है तो ये आपका विपरीत काल सर्प योग बन जाएगा। अगर यहाँ से मान लीजिए मैं चंद्रमा को निकाल देती हूँ, चंद्रमा को मैं अष्टम में डाल देती हूँ, तो चंद्रमा को अगर मैंने अष्टम में डाल दिया तो राहु और केतु की परिधि से चंद्रमा बाहर चला गया, तो यहाँ पर जाने के बाद ये जो आंशिक काल सर्प योग की जो मंद घड़ंत बातें फैलाई जाती हैं ये गलत है। इस तरह का कोई भी योग होता नहीं है, बल्कि इसको तो आप कह सकती हैं कि ये भंग काल सर्प योग है, अर्थात काल सर्प योग को उसने भंग कर दिया। चंद्रमा बाहर चला गया, कोई भी ग्रह इनकी परिधि से बाहर चला जाए तो वो काल सर्प योग के अंतर्गत कहलाता ही नहीं है। एक भी ग्रह आगे चला गया तो वो काल सर्प योग बनता ही नहीं है, चाहे वो काल सर्प योग हो या विपरीत काल सर्प योग है। तो आंशिक काल सर्प योग की नाम जैसा कोई भी काल सर्प योग होता ही नहीं है। तो हमेशा आप अपनी कुंडली में जरूर ये ध्यान रखिए कि अगर राहु और केतु की परिधि से कोई भी एक ग्रह बाहर जा रहा है तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में काल सर्प योग है ही नहीं। अब आ जाता है क्योंकि इनकी काल सर्प योग में सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है कि लोग परेशान क्यों होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब काल सर्प योग जब बनता है किसी का, तो जैसे मैंने दृष्टियों को कहा, सभी ग्रहों की जो है आप ये तो मान के चलिए कि हाँ 5 7 9 सबकी दृष्टियां होती हैं। तो अगर मैं देखती हूँ राहु केतु की दृष्टि गिनूँ तो 1 2 3 4 5 दृष्टि, 5वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई, लेकिन 6 7 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ पर ही पड़ेगी, 8 9 यहाँ पे कोई ग्रह है ही नहीं तो दृष्टि यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। अगर मैं मान लीजिए शुक्र की या बुध की ही दृष्टि गिनती हूँ तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, 6ठी दृष्टि इधर चली जाएगी, वो वेस्ट हो गई, 7वीं दृष्टि भी उनकी वेस्ट हो गई, 9वीं दृष्टि भी उनकी वेस्ट हो गई। तो इस तरह से ग्रहों की जो शुभ दृष्टियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं। गुरु को ले लीजिए तो गुरु का 1 2 3 4 5वीं दृष्टि भाग्य भवन पे पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रह ही नहीं है तो वो वेस्ट हो गई। फिर 7 फिर 6 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है तो वो भी वेस्ट हो गई। तो 8 9 9वीं दृष्टि वापस उनकी केतु के भी अब लगन पे पड़ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उनके यूज़ की जा सकती है। तो कभी ना कभी अगर आप देखेंगे तो ग्रहों की जो 2 दृष्टियाँ होती हैं, 1 या 2 दृष्टियाँ तो वेस्ट हो ही जाती हैं। तो जब शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टियाँ ही नहीं पड़ेंगी तो ग्रहों जो शुभ ग्रह होते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई भी क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की 2 से अधिक शुभ ग्रहों की अगर दृष्टियां पड़ती हैं तो वो क्रूर ग्रह भी शुभ फल देने लग पड़ता है। तो अब मान लीजिए अगर शनि के ऊपर ही हमें दृष्टि डालनी है तो गुरु की दृष्टि अगर शनि के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो शनि की एक आधी ही दृष्टि गुरु की जा पाएगी, जो 9वीं दृष्टि हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि कुंडली में काल सर्प योग आपका बना हुआ कैसा है। तो यहाँ पे 2 दृष्टियाँ वेस्ट हो गई। अब मान लीजिए वहाँ पे अगर मैं शुक्र की दृष्टि भी शनि के ऊपर डालनी है तो भी वहाँ पे एक आधी दृष्टि जा भी पाएगी या नहीं भी जा पाएगी, वो भी डिपेंड करता है। तो अगर शनि को शुभ बनाना है तो शनि के ऊपर या तो बुध की शुभ दृष्टि हो या गुरु की शुभ दृष्टि हो या चंद्रमा की, और वो भी चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो।
अमावस्या का नहीं हो, शुक्ल पक्ष वाला चंद्रमा हो, तो जब इनकी शुभ दृष्टियां किसी भी क्रूर ग्रह के ऊपर पड़ेगी तो ये जाकर के अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर दृष्टियां ही नहीं पड़ पाती हैं पूरे रूप से। इसीलिए सर्प काल सर्प योग की कुंडलियां हमेशा परेशानी वाली ही रहती हैं। ऐसा जातक हमेशा किसी न किसी तरीके से परेशान ही रहता है। मैंने कल भी इसका कारण आपको बताया था कि आखिर ये परेशानी उनको होती क्यों है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि विपरीत काल सर्प योग और काल सर्प योग जो बनता है, तो इस योग में कौन सा वाला जो योग होता है जो ज़्यादा अधिक शुभ माना जाता है या अच्छा प्रभाव देने वाला होता है या नहीं होता है, तो ये जो है मैं अगले इसमें आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये राहु, ये केतु। पेन थोड़ा लाइट चल रहा है। ये राहु है और ये केतु है। जब राहु और केतु, राहु का जो है ये आपका जो है सांप का मुख है, या उसको आप कह सकते हैं ये आपका जो है एक सांप का मुख है। ठीक है, तो ये इसके परिधि में ये सारा यहाँ से घूमता हुआ आप कह सकते हैं कि ये सांप की पूंछ आ जाएगी और इस तरह से जो है ये जितने भी ग्रह होंगे ये सारे सांप के इसके अंडर में आ जाएंगे। तो जब इस तरह से ये बनेगा तो आप देख सकते हैं कि जब मुख ऊपर होगा तो जब ग्रह, अब इसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलने वाले होते हैं, वो पीछे 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 चलते हैं, लेकिन जो बाकी के ग्रह होते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं और राहु और केतु एंटी क्लॉक चलते हैं। तो जब जो ग्रह इस तरह से चलना शुरू करेंगे, जितने भी हमारे 7 ग्रह हैं, कभी मार्गी होंगे कभी वक्री होंगे, तो कहीं ना कहीं सबको राहु के मुंह के बीच में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे उनका ग्रास बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आकर के राहु के पास तो बैठेंगे ही बैठेंगे। तो जब वो वहाँ पर आते हैं, गोचर के अनुसार जब वो वहाँ पर आते हैं, तभी जाकर के वो परिस्थिति बहुत अधिक भयानक हो जाती है, क्योंकि राहु के साथ मोस्टली अगर कोई शुभ ग्रह आ जाता है तो वो परेशानी का कारक ही बनता है। हाँ, राहु के साथ अगर उनके मित्र ग्रह बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं शुभता देने की, लेकिन फिर भी शुभता जो है खो ही जाती है, इतनी अधिक शुभता उसमें मिल ही नहीं पाती है। इसी कारण से जो है राहु और केतु के कारण जो है ये बाकी ग्रहों में परेशानियां आ जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली होती है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला जो योग है वो शुभ होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला जो योग है जो राहु और केतु के साथ मिलकर बना हुआ है, ये हमारा रहेगा काल सर्प योग। इस काल सर्प योग में होता क्या है कि जब भी जातक, और ये जो काल सर्प योग होता है ये बहुत अधिक परेशानी देने वाला होता है। इस योग में जातक बहुत अधिक परेशान रहता है और परेशानी के कारण उसको उसकी जो पूरी जिंदगी होती है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की, चाहे वो दुर्घटनाएं हो, उनका पारिवारिक जीवन हो, उनका बिजनेस हो, हर तरह से उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहती है। तो जब जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार का राहु और केतु के साथ में अगर कुंडली में योग बन जाता है, जो काल सर्प योग बनता है, तो ऐसा काल सर्प योग जब से बच्चा पैदा होता है तभी से उस बच्चे के ऊपर वो वाला योग प्रभावी होना शुरू हो जाता है, यानी पैदा होने के बाद से ही उस योग का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। और क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में इसने ऐसे गलत कार्य किए थे, जो कार्य मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। इस प्रकार के अगर उन्होंने ये कार्य किए हैं तो यकीन माने उनका फल तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, और जिसके कारण जो है आगे चल के उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है। तभी तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को बचपन में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं, रोग लग जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको जो है प्रॉब्लम बनती ही रहती है। तो ये सब परेशानियां उनको होने लगती हैं। उसके बाद आ जाता है विपरीत काल सर्प योग। जब मैंने कहा कि जब पूंछ से लेकर के अगर केतु आगे है और राहु नीचे है, तो उस हिसाब का जो विपरीत काल सर्प योग बनता है, उस योग में शास्त्रों में बताया गया है, हालांकि दोनों के जो प्रभाव होते हैं, दोनों में सेम प्रभाव ही मिलने वाला होता है, परंतु उसमें
का जो प्रभाव मिलने वाला होता है वो आधी उम्र के बाद यानी आखिरी अंशों के आसपास जो है आपको मिलना शुरू करते हैं। जितनी भी आपकी एज होती है यानी वो बचपन से कैलकुलेट नहीं होता, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद यानी आपके राहु और केतु के अंशों को भी देखा जाएगा कि कौन से अंश पे बैठ के ये विराजमान है, उसके हिसाब से एज कैलकुलेट की जाती है। फिर बताया जाता है कि कौन सी एज में राहु और केतु का विपरीत कालसर्प योग जो आपका बन रहा है वो पड़ने वाला है, और उस योग से जो है फिर आगे चल के आपको परेशानियां होने वाली हैं। तो जो विपरीत कालसर्प योग है बचपन से प्रभाव नहीं करता है, कालसर्प योग का प्रभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कालसर्प योग को बहुत अधिक क्रूर अशुभ ग्रह योग माना गया है। और जो विपरीत कालसर्प योग है ये भी फल आपको देगा, दुख आपको देगा, लेकिन आपकी पैदाइश के समय से नहीं देगा। एक सर्टन एज के बाद आपको इसका अशुभ प्रभाव मिलना लगेगा। अब एक आता है कि क्या ये सारे कालसर्प योग बेकार होते हैं, अशुभ होते हैं, परेशानियां होती हैं? ये सब चीज़ों की जो जानकारी है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2 प्रकार के कालसर्प योग। एक कालसर्प योग होता है अनंत कालसर्प योग और दूसरा होता है कुलिक कालसर्प योग। आखिर ये दोनों योग बनते कैसे हैं, इस योग का प्रभाव क्या होता है, और अगर ये आपकी किसी की कुंडली में ये दोनों योग, इन दोनों में से मतलब ये 12 योग बनते हैं, 12 में से कल मैं 2 योगों के बारे में आपको बताऊंगी, और कौन से योग से क्या फल मिलता है, क्या कितना शुभ कितना अशुभ मिलता है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आंशिक कालसर्प योग किसी प्रकार का कोई योग होता ही नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कालसर्प योग अगर सच्ची में अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, अगर मैंने कालसर्प योग बताया है वो बना है, तो आपको संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि मुश्किलें तो आपकी जिंदगी में रहेंगी, उपाय भी होंगे। और दूसरा, अगर विपरीत कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो परेशानियां तो आपकी जिंदगी में आएंगी, लेकिन एक मतलब आप कह सकते हैं कि आधी उम्र के बाद यानी बुढ़ापे के आप जब आप अधेड़ उम्र के 35-40 की एज में जब आप पहुंचने लगते हैं, उस समय वो परेशानियाँ, वो जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक उम्र तक अच्छा खासा बिजनेस जोड़ लेते हैं, पैसे वैसे कमा लेते हैं, घर होते हैं, बिल्डिंग सब कुछ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ने लगती है धीरे धीरे सब नष्ट होना शुरू हो जाता है। चाहे वो उनकी औलाद के द्वारा नष्ट किया जाए, चाहे वो उनके द्वारा नष्ट किया जाए, या किसी भी कारण से जो भी उन्होंने कमाया होता है, और बुढ़ापा उनका बहुत ही बुरा गुजरता है। प्रभाव दोनों ही ग्रह देते हैं, लेकिन विपरीत कालसर्प योग थोड़ा लेट शुरू होता है। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।